हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस लॉ का फर्स्ट यूनिट दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं, देन वी स्टार्ट द वीडियो। देखिए, इस एक्ट को बनाने से पहले इंडिया में हम क्या करते थे कि जब भी कोई पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते थे और कोई भी पर्सन डिफॉल्ट करता था, तो अगर दोनों पार्टीज हिंदू होती थी तो हम लोग हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग उनका फैसला करते थे। अगर दोनों पार्टीज मुस्लिम होती थी तो हम मुस्लिम एक्ट लगा के दोनों पार्टीज का फैसला करते थे। अगर एक पार्टी हिंदू होती थी और एक मुस्लिम होती थी तो जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जिसके अगेंस्ट हमने केस किया है, उस पार्टी का जो एक्ट होता था, उसका जो लॉ होता था, हम उसको अप्लाई करते थे। और अगर दोनों ही पार्टीज, डिफेंडेंट भी एंड प्लांटिव भी, अगर ना तो वो हिंदू है ना ही वो मुस्लिम है, वो कोई और ही है, तो इन दैट केस हम लोग इंग्लैंड का लॉ लगाते थे, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था, तो इसलिए हम ब्रिटिशर्स का लॉ लगाते थे। तो लेकिन धीरे धीरे हमें यह समझ में आया कि हमें एक ऐसे कॉमन एक्ट की जरूरत है जो कि रिलीजन बेस्ड ना हो। आप चाहे हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, आप कुछ भी हो, हमारे इंडिया में वो पूरा एप्लीकेबल हो, कॉमन टू ऑल पर्सन्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो हमने 1872 में एक एक्ट बनाया जिसका हमने नाम दिया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल एक्ट है, यानी कि अगर आप इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं किसी पर्सन के साथ, तो इस एक्ट के सारे प्रोविजंस आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, क्या ऑब्लिगेशन है, क्या पेनल्टीज हैं, तो हमें वो इस एक्ट में देखने के लिए मिल जाएंगी। बट लेटर ऑन हमने इस एक्ट में से काफ़ी सारे सेक्शंस को अलग कर दिया और हमने दो एक्ट्स को इसमें से अलग किया। फर्स्ट वन वाज द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड सेकेंड वन वाज द पार्टनरशिप। तो हमने इन दोनों सेक्शंस को इस एक्ट में से निकाल के अलग से दो एक्ट बना दिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये तो बात हुई इसके बैकग्राउंड की। अब हम स्टार्ट करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसके सेक्शंस को वन बाय वन समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हर एक्ट का जो सबसे फर्स्ट सेक्शन होता है वो उसका इंट्रोडक्शन होता है। तो जैसे आप किसी से सबसे पहली बार मिलते हैं तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज एंड द प्लेस फ्रॉम वेयर यू बिलोंग एंड योर क्वालिफिकेशंस। तो इस तरीके से हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सिमिलरली एक्ट भी अपना इंट्रोडक्शन देता है अपने हमेशा सेक्शन नंबर 1 में। तो सबसे पहले सेक्शन 1 में एक्ट क्या बताता है कि मेरा नाम क्या है, यानी कि इस एक्ट को हम बोलते क्या है। तो हम लोग इस एक्ट का नाम क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि शॉर्ट टाइटल की बात होगी इसमें। सेकंड चीज की हम क्या बात करते हैं, हमारी एज या फिर हमारा डेट ऑफ बर्थ। तो सिमिलरली एक्ट बताता है कि मैं इंडिया में या जहां पर भी वो एप्लीकेबल होगा वहां पे मैं कब से एप्लीकेबल हूँ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडिया में एप्लीकेबल हुआ था कब से, 1 सितंबर 1872 से। थर्ड चीज वो बताता है कि मैं कहाँ पे एप्लीकेबल हूँ। सो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप इंडिया में किसी भी पर्सन के साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं तो हमारे ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखिए, सेकंड सेक्शन क्या होता है, जो भी उस एक्ट में डेफिनेशंस हम यूज करने वाले हैं, जो भी टर्म हम यूज करने वाले हैं, उनको डिफाइन हमेशा हम सेक्शन 2 में करते हैं। यानी कि अगर कोई ऐसी टर्म हम एक्ट में यूज करने वाले हैं जिसको डिफाइन करने की नीड है, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना रहे इन फ्यूचर, तो उन टर्म्स का जो डेफिनेशन होता है वो हम सेक्शन 2 में देते हैं। तो लाइक व्हाट इज प्रपोजल, व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज कंसिडरेशन, व्हाट इज एडल्ट, व्हाट इज एडोलेसेंस। तो इस टाइप के जो टर्म्स हम यूज करते हैं अपने एक्ट के अंदर, उनको हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं, सेक्शन 2 में। तो आप कोई भी एक्ट उठा के देख लीजिएगा, हमेशा सेक्शन 2 किसकी बात करेगा, डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द एक्ट। हमारे एक्ट का नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि ऐसा एक्ट जो इंडिया में बना है फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हमें कॉन्ट्रैक्ट टर्म का मतलब पता होना चाहिए, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम लोग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लाइक हम क्या बोलते हैं कि यार मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, या यार मैंने उसके साथ अग्रीमेंट में एंटर किया, या मैंने उसके साथ एक अग्रीमेंट बनाया है। तो हम लोग, चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो, हम लोग अपनी लेमैन लैंग्वेज में कैसे यूज करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, अग्रीमेंट को भी और कॉन्ट्रैक्ट को भी। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दोनों टर्म्स का काफी डिफरेंट मीनिंग होता है। तो देखिए, अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है
एंड सामने वाली पार्टी उस ऑफर को या उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है तो उसे हम बोलते हैं अग्रीमेंट। यानी कि हमने कोई प्रपोजल दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज एन अग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ऑफर किया कि मैं आपकी बाइक परचेज करना चाहती हूँ, सो दैट इज एन ऑफर फ्रॉम माई साइड। तो मैंने बोला कि मैं आपकी बाइक को 1 लाख रुपए में परचेज करना चाहती हूँ एंड यू एक्सेप्टेड माई ऑफर, तो ये क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा कि मैंने आपको ऑफर दिया और आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू दी अग्रीमेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अब देखिए, जब अग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ ऐड हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब व्हाट डू वी मीन बाय द इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ? इसका मतलब होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब कि जब मैं किसी पर्सन को ऑफर करती हूँ और सामने वाला पर्सन मेरा उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, तो मैं उस के पीछे इंटेंशन देखती हूँ कि क्या हम दोनों में से किसी की भी इंटेंशन ऐसी है कि अगर एक पार्टी ने अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं किया तो क्या हम दोनों में से कोई भी कोर्ट चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला कि चलो हम शाम को डिनर पे चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलेंगे, लेकिन पेमेंट मैं करूंगी। तो उसने मुझे ऑफर किया, मैंने उसके ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो ये क्या हो गया, एक अग्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर मैं टर्न अप नहीं हुई, मैं जाके उसके पास डिनर करने नहीं गई, इन दैट केस क्या वो मुझे स्यू करेगी? क्या वो मुझे कोर्ट में ले जाएगी? नहीं। तो यानी कि यहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ मेरे ऊपर इन्फोर्स नहीं कर सकता कि मैम आप क्यों नहीं गए डिनर पर। तो यानी कि यहाँ पे हमारी इंटेंशन कैसी है पार्टीज की, एक दूसरे को स्यू करने की इंटेंशन नहीं है, तो इसलिए ये सिर्फ अग्रीमेंट रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है अग्रीमेंट? जब हमारी इंटेंशन क्या होती है कि अगर सामने वाली पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करेगी तो हम उसे स्यू भी कर सकते हैं, यानी कि देयर इज अ लीगल बाउंडेशन ऑन द अदर पार्टी टू परफॉर्म देयर पार्ट ऑफ ड्यूटी। अब देखिए, ऐसे अग्रीमेंट जिनमें हमारी इंटेंशन नहीं होती है किसी सामने वाली पर्सन को स्यू करना, तो उन्हें हम 2 टाइप्स के अग्रीमेंट्स बोल सकते हैं। या तो होते हैं हमारे सोशल अग्रीमेंट, यानी कि हमने अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ऐसे अग्रीमेंट्स बनाए हैं। या फिर सेकंड हो सकते हैं डोमेस्टिक या फिर फैमिली अग्रीमेंट्स, जो हम अपने भाई बहन के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, मदर सिस्टर के साथ, तो यानी कि हम अपने फैमिली के साथ ऐसे अग्रीमेंट्स में जब हम एंटर होते हैं। लाइक जब मैं ट्यूशन से वापस आऊंगी तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी पिज्जा बना के रखना, तो मैंने उनको ऑफर किया कि मम्मी पिज्जा बनाओगे, मम्मी ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं पिज्जा बना दूंगी। सो देयर वाज एन ऑफर, देयर वाज एन एक्सेप्टेंस, तो ये अग्रीमेंट तो हुआ। लेकिन अगर मैं ट्यूशन से वापस आती और मम्मी ने पिज्जा नहीं बनाया तो क्या मैं उनको स्यू कर दूंगी? तो यानी कि नहीं। तो यानी कि कौन से अग्रीमेंट्स हो गए हमारे, डोमेस्टिक या फिर फैमिली अग्रीमेंट्स होते हैं ऐसे। तो मैं कह सकती हूँ कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ हैं वो सारे अग्रीमेंट्स तो हैं ही ना, क्योंकि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस तो है ही। लेकिन ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि हमारे पास सोशल या फिर हमारे डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें इन्फोर्सेबिलिटी नहीं होती। तो इन दैट केस वी कैन सी कि कॉन्ट्रैक्ट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म वेयर एज कॉन्ट्रैक्ट इज अ नैरो टर्म। नेक्स्ट है असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में बताया है कि अगर आप कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें 10 असेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है। अगर उन असेंशियल एलिमेंट्स में से कोई भी एलिमेंट मिसिंग होगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वैलिड नहीं होगा, तो यानी कि हम उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। तो सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब एक पार्टी ऑफर करती है एंड सामने वाली उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो ही वो अग्रीमेंट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, देयर शुड बी एन ऑफर एंड देयर शुड बी एन एक्सेप्टेंस ऑफ सच एन ऑफर। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का होना बहुत जरूरी है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सेकेंड कंडीशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। अब लीगल रिलेशंस कैसे क्रिएट होगा, इसका मतलब होता है इन्फोर्सिबल बाय लॉ, यानी कि अगर मैंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है जिसके पीछे जो मेरा इंटेंशन क्या है कि वो लीगल रिलेशनशिप है, यानी कि मैं अगर सामने वाला पर्सन अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करेगा तो मैं उसे लीगली स्यू कर सकती हूँ। तो यानी कि मेरा कौन सा रिलेशन है, उसके साथ एक लीगल रिलेशन है। अगर सामने वाले पर्सन ने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो आई कैन स्यू दैट पर्सन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे लीगल रिलेशंस का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लो आता है बेल्फर वर्सेस बेल्फर का।
अब देखिए यहाँ पे दोनों पार्टीज का जो नेम है वो सेम है, क्योंकि ये जो केस है ये हस्बैंड एंड वाइफ का केस है। सो डेफिनेटली जो उनका सरनेम होगा वो एक ही होने वाला है। तो उनका सरनेम था बेल्फर। अब इस केस में क्या था कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो सिलोन जाते हैं घूमने के लिए, और किसी वजह से क्या होता है कि जो वाइफ की तबीयत है वो खराब हो जाती है, तो हस्बैंड को अपने वर्क की वजह से वापस जाना पड़ता है अपने होम टाउन। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को प्रॉमिस करता है कि देखो तुम यहीं पे आराम करो, मैं तुम्हें 30 पाउंड हर महीने भेजूंगा, तो तुम यहीं पे स्टे करो, मैं तुम्हें 30 पाउंड एवरी मंथ सेंड करूंगा तुम्हारे मेंटेनेंस के लिए। और हस्बैंड जो है वो वापस अपने होम टाउन चला जाता है। होम टाउन जाने के बाद कुछ टाइम तक तो वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करता है, लेकिन उसके बाद वो पैसे भेजना बंद कर देता है। तो वाइफ अपने हस्बैंड को स्यू करती है ये कहकर कि तुमने मेरे मेंटेनेंस के लिए एक्सपेंसेस बियर करने थे, तुमने मुझे 30 पाउंड देना था एवरी मंथ, लेकिन इसने मुझे 30 पाउंड नहीं दिया। तो कोर्ट ने ये बोला कि जब उसने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हें 30 पाउंड देगा, उस टाइम पे क्या इंटेंशन ये था कि वो लीगल रिलेशन है? नहीं, उन्होंने तुम्हें लीगल रिलेशंस की वजह से लीगल इंटेंशन नहीं था उस पर्सन का, इसलिए जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है ये सिर्फ एक अग्रीमेंट था तुम दोनों के बीच में, और ये लीगली बाउंड नहीं है तुम्हारा मेंटेनेंस के लिए। तो कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया ऑन द ग्राउंड कि देयर वाज अ मिसिंग ऑफ लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, यानी कि जब हमें किसी प्रॉमिस के बदले कोई प्रॉमिस मिलता है या कोई और चीज मुझे बदले में मिलती है तो हम उसे बोलते हैं कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मैं आपकी बाइक परचेज करना चाहती हूँ 1 लाख में, तो मैं आपको पेमेंट कर रही हूँ, तो आपको मनी मिल रही है, और मुझे क्या मिल रहा है इन रिटर्न इस कॉन्ट्रैक्ट से कि मुझे बाइक मिल रही है, यानी कि इस कॉन्ट्रैक्ट से मुझे भी कुछ मिल रहा है और इस कॉन्ट्रैक्ट से आपको भी कुछ मिल रहा है, तो हम कहेंगे दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है। तो जनरल रूल इज कि हमेशा जो कंसिडरेशन होता है वो दोनों पार्टीज के लिए होना चाहिए। सो जनरल रूल यही है, बट कुछ एक्सेप्शन है इसके अंदर। तो जब हम कंसिडरेशन का चैप्टर करेंगे तो उसमें देखेंगे कि क्या एक्सेप्शन है कि अगर कंसिडरेशन नहीं होता, किसी वन पार्टी को भी अगर कुछ भी नहीं मिल रहा होता तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाते हैं। तो कुछ एक्सेप्शंस है, बट जनरल रूल इज कि देयर शुड बी अ कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे वर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन। अब देखिए कंसिडरेशन तो दोनों के लिए है, लेकिन वो कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, यानी कि इलीगल नहीं होना चाहिए, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया और मैंने ये बोला कि देखो मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज दूंगी, तुम्हें मुझे ड्रग सप्लाई करनी है, तो क्या ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? जो चीज मुझे बदले में मिल रही है इस कॉन्ट्रैक्ट से वो क्या है? वो एक इलीगल है, मुझे ड्रग्स मिलने वाले हैं। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि इलीगल हैं या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा क्या होते हैं? वॉइड एब इनिशियो, यानी कि वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है, और इलीगल जो होते हैं वो हमारा कोर्ट में आप उनको इन्फोर्स नहीं करा सकते। सेकेंड एग्जाम्पल हो सकता है कि मैंने आपको बोला कि आप जाके ए को शूट करोगे। अगर आपने ए को शूट किया या आप उसे चोट पहुंचाओगे, आप उसे इंजर्ड करोगे, मारपीट के आना है, या फिर आपने उसका घर तोड़ कर आना है, या फिर आपने उसकी कार खड़ी है, आपने उसकी कार को डैमेज करना है, उसको तोड़ना है, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगी। तो मुझे कंसिडरेशन में क्या मिल रहा है? किसी को इंजरी करवाना, किसी की तोड़फोड़ करवाना, किसी की प्रॉपर्टी पे अटैक करवाना। तो ये एक इलीगल काम है, ये एक अनलॉफुल है, ये एक अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। तो यानी कि किसी को हार्म करना इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन, इट्स इलीगल। तो हमेशा जो हमारा कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वॉइड हो जाएगा और बिल्कुल भी इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। 4th पॉइंट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इसका मतलब है कि जिन पर्सन के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं वो केपेबल होनी चाहिए हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए केपेबल ही नहीं है। अब कौन से पर्सन होते हैं जो कि केपेबल नहीं होते? तो फर्स्ट वन इज अ माइनर। अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो इन दैट केस इट्स अ वॉइड अग्रीमेंट। बट अगेन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो लॉ ने बताई है कि अगर ऐसे ऐसे केसेस है तो आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। बट जनरल रूल क्या है कि माइनर के साथ किए हुए अग्रीमेंट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं, वो वैलिड नहीं होते। सेकेंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि पागल है, जिसका दिमाग नहीं चलता, लुनेटिक पर्सन है, इडियट है, तो आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। थर्ड वन होते हैं इंसॉल्वेंट,
ऐसे पर्सन जो कि इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, ऑलरेडी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये दिवालिया इसका निकल चुका है, तो अब ये दिवालिया है, तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे तो वो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं बनता। नेक्स्ट होता है कन्विक्टेड बाय लॉ। अगर लॉ ने किसी पर्सन को दोषी ठहराया हुआ है और वो ऑलरेडी जेल में है, तो ऑलरेडी एक पर्सन जेल में है तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, और फिर भी आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, दैट विल नॉट बी अ वैलिड। बट अगेन यहाँ पे अगर वो पर्सन बेल पे छूट जाता है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। बट अगर वो पुलिस स्टेशन में बंद है, अरेस्टेड है, तो इन दैट केस आप उसके साथ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म कर सकते। नेक्स्ट है फ्री कंसेंट। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं, फर्स्ट वन इज अ फ्री एंड सेकेंड वन इज अ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है कि पार्टीज शुड अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, यानी कि जब दोनों पार्टीज एक ही टॉपिक के बारे में बात कर रही है और दोनों एक ही चीज समझ रही है तो हम उसे कहते हैं कि हमारा कंसेंट जो है वो सेम है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे बात की कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहोगी। आपको पता था कि मेरे पास जो है वो ब्लू कलर की कार है, आपको पता ही नहीं था कि मैम के पास दो कार है, तो आपने सोचा कि मैम ब्लू कार की बात कर रही है, जबकि मेरे माइंड में क्या था कि मैं रेड कार बेचना चाह रही हूँ। तो मैं बात कर रही थी रेड कार की और आप सोच रहे थे ब्लू कार की, तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ कि हमारा जो कंसेंट था वो दोनों का सेम नहीं था। मैं कुछ और सोच रही थी, आप कुछ और सोच रहे थे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इट्स अ वॉइड। क्यों? क्योंकि हम दोनों का कंसेंट सेम नहीं था। अब यहाँ पर वर्ड है फ्री कंसेंट, यानी कि ऐसा कंसेंट जो आपने फ्री होकर दिया है, किसी के दबाव में नहीं दिया, तो हम उसे बोलते हैं फ्री कंसेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि आप मुझे अपनी कार सेल कर दो वरना मैं आपको शूट कर दूंगी, या फिर आप मुझे अपना घर जो है वो सेल कर दो, 1 करोड़ का घर है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप उस हाउस प्रॉपर्टी को मुझे 1 लाख में सेल कर दो, और अगर आपने मुझे सेल नहीं किया तो मैं आपको शूट कर दूंगी, या फिर देखो मैं कूद रही हूँ तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगी। तो अगर हम ऐसे किसी को थ्रेटन करके या किसी को डरा धमका के किसी से कंसेंट लेते हैं और उससे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाते हैं, इन दैट केस इट इज़ नॉट अ फ्री कंसेंट, और अगर हमारा कंसेंट फ्री नहीं होगा तो फिर हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा। अब यहाँ पे आता है कि हमारा जो कंसेंट होता है वो फ्री कौन से केसेस में नहीं होता। तो यहाँ पे 4 केसेस होते हैं जब हम बोलते हैं कि हमारा कंसेंट इज़ नॉट फ्री। जब हमें कोएर्जन होता है, कोएर्जन का मतलब होता है कि जब हम किसी को फिजिकल थ्रेट देते हैं कि या तो हम तुम्हें शूट कर देंगे, या फिर हम तुम्हें चाकू से मारेंगे, या फिर हम सुसाइड कर लेंगे, या फिर ऐसे किसी को डराना। सेकंड होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभाव में लेना। फॉर एग्जाम्पल, हमें पता है कि जो सर्वेंट वगैरह होते हैं वो मोस्टली अपने मास्टर के कंट्रोल में होते हैं, तो अगर जैसा उसका मालिक कह रहा है अगर वो सर्वेंट नहीं परफॉर्म करेगा तो जो सर्वेंट को क्या डर लगता है कि अगर मैंने सर के हिसाब से नहीं किया तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तो जिस तरीके से उनका मालिक बोलता है तो उनको करना पड़ता है। तो इस तरीके के जो कुछ रिलेशंस होते हैं जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि अगर रिलेशनशिप ऐसा है तो यहाँ पे ज़रूर उसका अनड्यू एडवांटेज लिया गया होगा, उसको प्रभाव में लिया गया होगा, तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। जैसे पिता का अपने बेटे के साथ, तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि हाँ फादर का एक प्रभाव रहता है अपने बच्चों पर, तो वो उनसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकते हैं। तो इस टाइप के रिलेशंस में हम मान लेते हैं कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। अब राह चलते हुए तो आप किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएंगे। अगर कोई रोड पे आंटी जा रही है, अंकल जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि बेटा मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, तो आप उनके प्रभाव में तो नहीं आ जाएंगे। लेकिन अगर पापा कहेंगे, मम्मी कहेंगी, या फिर हमारे मालिक हमसे कुछ कहते हैं, तो वहाँ पे हम मानते हैं कि यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होगा। नेक्स्ट है फ्रॉड। फ्रॉड होता है इंटेंशनली किसी के साथ धोखा देना, यानी कि जब हमारी इंटेंशन होती है कि हम सामने वाले को साथ चीट करेंगे, हम उसको धोखा दे रहे हैं, कुछ फैक्ट्स को गलत बता रहे हैं, कुछ गलत फैक्ट्स को हम सही बता रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं फ्रॉड। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए घर लेने के लिए और आपने बोला कि वहाँ पे बच्चे नहीं होने चाहिए, लेकिन मैंने आपसे ये फैक्ट छुपाया और मैंने बोला नहीं नहीं वहाँ कोई बच्चे नहीं है, आप मेरा घर आराम से लीजिए। तो यहाँ पे कोई भी बच्चे नहीं रहते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चे रहते हैं, तो मैंने आपके साथ फ्रॉड किया। तो अगर आप मुझे रेंट पे भी कर देंगे तो इन दैट केस मुझे आपका रेंट या तो आपको वापस देना होगा, क्योंकि आप मुझे स्यू कर सकते हैं कोर्ट में कि इन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया है, इन्होंने धोखे से मुझे अपना घर रेंट पे दिया है। नेक्स्ट होता है मिस रिप्रेजेंटेशन।
मिस रिप्रेजेंटेशन हम तब बोलते हैं जब पार्टी को, झूठ बोलने वाले को ही नहीं पता होता कि वो झूठ बोल रहा है। यानी कि अगर आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको जवाब दिया लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम उसे बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। हम, मुझसे गलती हुई, मुझे खुद ही नहीं पता था। आपने मुझसे पूछा कि मान लीजिए कि मैं सेलर हूँ, आपने मुझसे पूछा कि इस शर्ट को, आप मुझसे शर्ट बाय करने आते हैं और आपने पूछा कि शर्ट का कलर तो नहीं जाता। मैंने कहा नहीं नहीं, होम वॉशेबल है, आप इसे घर में वॉशिंग मशीन में धो लीजिए, इसका कलर नहीं जाएगा। मुझे खुद भी नहीं पता था कि उसका कलर जाता है कि नहीं जाता, लेकिन मैंने सेल करने के लिए आपके साथ ऐसा बोल दिया। आपने मुझसे शर्ट बाय कर ली, लेकिन घर जाके जब आपने उसे वॉश किया तो उसका कलर निकल गया। तो ऐसा फैक्ट जिसके अंदर मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इंटेंशनली मैंने कुछ भी नहीं किया, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। लेकिन जहाँ पे मुझे ऑलरेडी पता है, मेरे पास ऑलरेडी कंप्लेंट्स आ चुकी हैं कस्टमर की कि इस शर्ट का कलर जाता है, तो वहाँ पे मैं आपसे स्पेशली झूठ बोल रही हूँ इंटेंशनली ताकि मेरी सेल हो जाए, तो वहाँ पे हम फ्रॉड वर्ड यूज़ करते हैं। कॉर्जन कब होता है? जब फिजिकल थ्रेट होता है। अनड्यू इन्फ्लुएंस, जब आपका मेंटल, आप किसी को मेंटल टॉर्चर करते हैं, मेंटली प्रेशर करते हैं। फ्रॉड, जब मैं इंटेंशनली किसी को डिसीव करती हूँ कोई स्टेटमेंट कर बना के या कोई फैक्ट के थ्रू। मिस रिप्रेजेंटेशन, जब मेरी इंटेंशन नहीं थी आपको फ्रॉड करने की, आपको चीट करने की, लेकिन मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो इन दैट केस इट इज़ अ मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने इन चारों में से किसी भी चीज़ की वजह से अपना कंसेंट दिया है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, तो हम उसे बोलेंगे कि वहाँ पे कंसेंट आपका फ्री नहीं था, आपने किसी दबाव में हाँ बोला है। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए हमारे कॉन्ट्रैक्ट का, हमारे अग्रीमेंट का, वो लॉफुल होना चाहिए, वो इलीगल नहीं होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, या फिर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए, कोई पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझसे बोला कि मुझे आपका घर रेंट पे लेना है, मैंने बोला ठीक है 10,000 रुपीज़ पर मंथ, तो आप भी अग्री हो गए इस कंडीशन के लिए। तो हम दोनों ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया कि मैं आपको अपना हाउस रेंट पे दे रही हूँ 10,000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन जो आपका पर्पस था मेरे घर को रेंट पे लेने का, वो था कि आप मेरे घर से ड्रग्स सप्लाई करेंगे या फिर आप स्मगलिंग करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी इलीगल काम करना चाहते हैं, तो इन दैट केस हमारा जो ऑब्जेक्ट है कॉन्ट्रैक्ट का इज़ अनलॉफुल, इट इज़ इलीगल, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो वॉइड हो जाएगा, वो एक वॉइड अग्रीमेंट है, ये बिल्कुल भी इन्फोर्सिएबल नहीं होगा। अगर आप मेरे घर में 1 महीना रहते हैं और उसके बाद आप मुझे रेंट पे नहीं करते, तो मैं कोर्ट में नहीं जा सकती, बिकॉज इट वॉज नॉट अ लॉफुल ऑब्जेक्ट, तो ये वैलिड अग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नेक्स्ट इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है कि जो हम कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना चाहते हैं उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए वो सर्टेन होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला, आपकी शॉप है कोई किराने की, मैंने आपको बोला भैया चावल दे दो 2 किलो, ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बोला कि मुझे कौन से वाले चावल चाहिए, तो यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्टेन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि ए अग्रीज टू सेल ऑयल टू बी विदाउट शोइंग व्हाट काइंड ऑफ ऑयल। अब ए अग्री होता है कि मैं बी को ऑयल सेल करूँगा, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि कौन से वाला ऑयल वो सेल कर रहा है, या बी ने नहीं बताया कि मुझे कौन से वाला ऑयल चाहिए। तो जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक जो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो वेग रहेंगी, डेफिनेट नहीं है। आपने कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं उनको क्लियरली बताया नहीं कि व्हाट आर द टर्म्स, कि हम किस चीज़ को परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं बन पाएगा बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, यहाँ पे कोई भी सर्टेन नहीं हुआ। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि दोनों पार्टीज अपनी जो ऑब्लिगेशन है उसे परफॉर्म कर पाए, वो पॉसिबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ए अग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए अग्री करता है बी के साथ कि जो तुम्हारा ट्रेजर खो गया है, जो खजाना खो गया है, मैं उसे जादू से ढूंढ लाऊंगा। तो वी ऑल नो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट जो कि आप परफॉर्म नहीं कर सकते, इट्स अ वॉइड अग्रीमेंट, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। और यहाँ पे क्योंकि पार्टी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, वो ढूंढ के तो नहीं ला पाएगा, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं दीज आर वॉइड अग्रीमेंट और ये कभी भी इन्फोर्सिबल नहीं होते। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। तो मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि तुम ए के साथ शादी करोगे, ठीक है, ए ऑलरेडी डाइड है, मैंने आपको बोला कि आप ए से शादी कर लो,
जो कि ऑलरेडी मर चुका है। आपने भी हाँ कर दिया, आपको पता नहीं था कि ए जिंदा है कि एक्सपायर हो चुका है, तो आपको नहीं पता था। आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि ठीक है मैं ए से शादी कर लूँगा और बदले में मुझे 10 लाख रुपीज़ मिलेंगे, तो ऐसा हमारा अग्रीमेंट था। लेकिन अगर ए ऑलरेडी डाइड हो चुका है तो ये पॉसिबल नहीं है ना परफॉर्म करना। इज़ इट पॉसिबल टू मैरी ए जो कि मर चुका है? नहीं। तो यानी कि यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है आपके ज़रिए वो नहीं हो पाएगी। मैं तो आपको 10 लाख रुपीज़ दे दूंगी कि तुम ए से शादी कर लो, लेकिन आप अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि ए तो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड नहीं होगा, इट्स अ वॉइड अग्रीमेंट। नेक्स्ट है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। अब देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली बता दिया कि ये अगर अग्रीमेंट्स आप करते हैं तो ये वॉइड एब इनिशियो है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है स्टार्टिंग से ही वॉइड है, आप इन्हें इन्फोर्स कर ही नहीं सकते। दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन द लॉ ऑफ कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब ये मतलब क्या होता है इसका कि मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया कि तुम जो है वो दिल्ली में काम ही नहीं करोगे, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगी, तुम दिल्ली में कोई भी काम नहीं, मतलब तुम दिल्ली में काम नहीं करोगे। तो ये आपका लीगल राइट है कि आप अपनी जॉब करो या आप कोई भी काम करो। तो ऐसे अग्रीमेंट जिनमें किसी को काम करने से रोका जाता है, लॉफुल काम करने से रोका जाता है, सो दीज आर वॉइड अग्रीमेंट्स, तो ऐसे वैलिड ही नहीं होते। सिमिलरली अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, किसी को ये कहना कि तुम कभी ज़िंदगी में शादी नहीं करोगे, तो ऐसे अग्रीमेंट करना। मैंने बोला कि ठीक है मैं ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगी, मुझे 1 करोड़ रुपीज़ पे कर दो, तो इस टाइप के अग्रीमेंट बनाना। तो यहाँ पे इन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने पहले से ही बता दिया कि इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट करना, इस टाइप के अग्रीमेंट करना वॉइड एब इनिशियो है। आप इन्हें अगर किसी ने पेमेंट दी है या किसी को पेमेंट मिली है, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स अंडर लॉ ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते, दीज आर एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। लास्ट है अदर फॉर्मेलिटीज़ विच आर रिक्वायर्ड बाय लॉ, यानी कि अगर लॉ ने कुछ फॉर्मेलिटीज़ बोली हैं कि आपको पूरी करनी है और आप उनको फुलफिल नहीं करते तो हमारा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल सेल डीड, मैंने आपको बोला कि मैं अपना हाउस जो है वो आपको सेल करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारे बीच में वो रिटर्न होना चाहिए और वो रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तो ही एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा। तो अगर ऐसी कोई नीड है, कोई फॉर्मेलिटी है जो कि लॉ ने हम पे रखी है और हम उसको फुलफिल नहीं करते, तो हमारा कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हो पाएगा। तो अगर कोई स्टैंप लगवानी है आपने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और आपने उस पर स्टैंप नहीं लगवाई, या फिर आपने उसको रिटर्न में नहीं रखा, ओरल है, आपने ओरल अग्रीमेंट किया किसी के साथ, तो इस टाइप के अगर आप अग्रीमेंट करते हैं जो कि जिनकी फॉर्मेलिटीज़ ऑलरेडी लॉ ने बताई है कि वो किस टाइप से आपने फॉर्म करनी है, तो वहाँ पे आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा एंड दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट। So this was all about the essential elements of valid contract. Thank you for watching. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।